गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने अपनी पिछली क्लास में क्या देखा था? इसमें हमने बात करी थी हमारे जो नदी के द्वारा जो निर्मित अपरदनात्मक जितनी भी स्थलाकृतियाँ थी उनके बारे में हमने देखा था। हम बात कर रहे थे कि नदी के द्वारा जो अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक, मतलब जो नदी के द्वारा अपने साथ बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, और दूसरी जो निक्षेपणात्मक मतलब उसके डिपॉजिट से संबंधित यानी कि उसके जमाव से संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक। और जो भी बच्चे नए इसमें जुड़े हैं जिनको पुरानी क्लासेस नहीं मिली थी, वो सारे बच्चे जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है LR स्टडी पॉइंट के नाम से, उसमें जाके जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको BA फर्स्ट ईयर के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें आपकी फर्स्ट क्लास से और अब तक की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे की पिछली सारी क्लासेस छूट रही हैं तो वो आप लोग वहाँ से एक बार कैरी करके वहाँ से देखेंगे। ठीक है। और अपने नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद जो PDF आप लोगों को क्योंकि नहीं मिला होगा, क्योंकि PDF भी नहीं मिलेगा जब वीडियो ही नहीं मिले तो जो PDF है वो आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक। अभी आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे और जब भी हम लोगों को जैसे भी सूटेबल होगा उस हिसाब से आपको PDF भी मिल जाएगी। तो जो हम लोग अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा, नदी द्वारा निर्मित जो हमारे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि नदी जब बहती है तो बह रही है तो उसमें जो है नदी के अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनी थी उनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया था। अब हम बात करते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो निक्षेपण से संबंधित है, मतलब जिसमें जो है किसी भी तरीके का जमाव हो रहा है। देखिए, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में क्या है कि जब नदी बह रही है और बहकर किसी स्थान पर जब वो मान लीजिए किसी भी स्थान पर जाकर रुकेगी तो सही, कहीं ना कहीं जब वहाँ जहाँ जाकर वो रुकती है तो वहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बनाती है उनका जो निर्माण होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो वो आता है हमारा जलोढ़ शंकु। जलोढ़ क्या है? जल के द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है उसको हम जलोढ़ कहते हैं। जो नदी है वो अपने साथ जितना भी अवसाद बहा कर लाती है उसको हम जलोढ़ के नाम से जानते हैं। देखिए, जब नदी पर्वतपदीय क्षेत्र से, पर्वतों से नीचे आ गई और अब इस जो पर्वतपदीय क्षेत्र ये वाला है, जब इसमें उतरती हुई जल धाराओं के रूप में आती है और मृदा का जो जमाव करती है वो किस प्रकार से, इस तरीके शंकु के रूप में वो निर्माण कर देती है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतर के नीचे आई उसके पर्वतपदीय क्षेत्र में और यहाँ आके उसने ऐसे शंकु की जैसे आकृति बना दी तो वो हमारी क्या कहलाते हैं? जलोढ़ शंकु उनको हम बोलते हैं। जब शंकु के रूप में आकृति बनाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? जलोढ़ शंकु कहते हैं इनको, या फिर इनको एक नाम और भी देते हैं, एलुवियल फैन भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में अगर कहीं लिखा हुआ जाए एलुवियल कॉन। देखिए, जब पर्वतपदीय क्षेत्रों से उतरती हुई जलधाराएं जब शंकुआकार निक्षेप करती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जलोढ़ शंकु कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो इसमें हमारा आता है वो हमारी कौन सी स्थलाकृति आती है इसके अंदर? वो आती है हमारी जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, देखिए, इनको एलुवियल फैंस बोलते हैं। जब पर्वतपदीय क्षेत्रों से मान लीजिए ये पर्वत है, इस पर्वतपदीय क्षेत्र में जब नदी आई तो नदी जो मलबा लाई है उसको शंकुआ रूप में जैसे मान लीजिए किस तरीके से हम देखें, शंकु बना दिया, शंकु यहाँ बन गए और जब ये शंकुआकार रूप निक्षेपित होकर बहुत अधिक विस्तृत रूप में इस प्रकार से बनते हुए चले जाएं बहुत दूर तक तो ये पंखे के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। इन्हीं को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। देखिए, जलोढ़ शंकु क्या थे कि मान लीजिए पर्वतपदीय क्षेत्र से जब नदी आगे बह रही है तो जब शंकु के रूप में एक शंकु यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, इस तरीके से जब संरचना बनेगी तो उसको हम जलोढ़ शंकु कहेंगे। जलोढ़ पंख क्या है? जब पर्वतपदीय क्षेत्र से जब नदी शंकुआकार रूप में जब स्थलाकृति बनाती है और बहुत दूरी तक बनाते हुए इस तरीके से चलेगी एक समानांतर श्रेणी के रूप में, तो उसको हम वो पंखे के रूप में हमें दिखाई देती है तो उनको हम क्या कहते हैं? जलोढ़
पंख कहते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा इसके अंदर भाबर। भाबर, भाबर क्या होता है? मान लीजिए ये नदी है, नहीं सॉरी ये पर्वत है और यहाँ से नदी ऊपर से नीचे गिर रही है। यहाँ पे बहुत मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं पर्वत पदीय क्षेत्र में, और ये नदी यहाँ आई और इनके अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ आके वो लुप्त हो गई। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? भाबर। देखिए, पर्वत से जब नदी नीचे नहीं उतर रही है तो क्या हुआ कि नीचे के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, और उन कंकड़ पत्थरों के नीचे जब ये नदी यहाँ पहुँची तो उसके बाद में ये नदी हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। इन पत्थरों में, पत्थरों के अंदर जो है वो नीचे से चली जाती है और हमें ऐसा लगता है कि वो लुप्त हो गई है। तो इस तरीके की जो संरचना बनी ये हमारी भाबर कहलाती है। इसको हम शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में हम इसको माना जाता है कि जो शिवालिक है हमारा, जो हिमालय का जो सबसे नीचे वाला जो भाग है उसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। चौथा हमारा इसके अंदर तराई प्रदेश होता है। जब मान लीजिए ये जब अब कंकड़ पत्थर थे तो हमें दिखाई नहीं दे रही, जब ये कंकड़ पत्थर समाप्त होकर यहाँ समतल मैदान आ गया तो ये नदी हमें दोबारा दिखाई देने लग गई। तो इस वाले क्षेत्र को हमने क्या कह दिया? तराई। देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी निकलकर नीचे आ रही है, जब ये नदी नीचे आती है और यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और ये नदी हमें अब दिखाई नहीं दे रही, पत्थरों के नीचे से बहने लग गई, तो उस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम भाबर कहेंगे। और जब ये पत्थर, कंकड़ पत्थर क्योंकि यहाँ तक ही हैं, फिर जब ये समाप्त हो जाए और बाद में समतल मैदान के रूप में हमें मैदान दिखाई दे रहा है और उस मैदान में ये नदी दोबारा प्रकट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अभी तक हमने देखा जलोढ़ शंकु, जब नदी जो है शंकुआकार रूप में, शंकु के रूप में आकृति बनाती है तो उसको जलोढ़ शंकु कहेंगे। जलोढ़ पंख, जब ये शंकु, जो जलोढ़ शंकु थे ये समानांतर रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। भाबर क्या होता है कि जब नदी जो है, मान लीजिए पर्वत पदीय क्षेत्र से जब कोई नदी वो नीचे उतर रही है और वो अपने यहाँ इस वाले क्षेत्र में बहुत बड़े कंकड़ पत्थरों में लुप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, तो उस क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। और जब किसी मैदानी क्षेत्र में वो नदी वापस हमें दिखाई देने लग जाए तो उसको हम तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारी संरचना आती है, नेक्स्ट जो संरचना आती है वो आती है हमारी बाढ़ का मैदान, हम इसे बोलते हैं बाढ़ का मैदान। जब नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में, नदी जब जल लाती है, जब अब नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो क्या होती है कि वो कम गहरी हो जाती है। कम गहरी होने के कारण क्या करती है, वो तटों से बाहर आकर जलोढ़ मैदान, मृदा का निक्षेपण करती है। मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये नदी जो है जब युवावस्था थी तो बहुत गहरी घाटी बना रही थी, अब ये क्योंकि प्रौढ़ावस्था में है तो इसकी जो घाटी की जो गहराई है वो कम हो गई है और जो इसका अवसाद है ये यहाँ पर ये जमा करती हुई चल रही है, मतलब साइड में ये अपना जमाव करती हुई चल रही है। जब ये जो निक्षेपण करती है तो जिससे ये जो आगे, क्योंकि नदी अब चली गई आगे, तो जो ये मैदान बना ये हमारा बाढ़ का मैदान कहलाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई नदी थी जो युवावस्था में ना होकर प्रौढ़ावस्था में है अभी, और प्रौढ़ावस्था का आप लोग देख चुके हैं कि प्रौढ़ावस्था में घाटी कम गहरी होती है। जब घाटी कम गहरी है तो जब नदी बह रही है तो ये अपने साथ जो अवसाद लाती है उसको दोनों तरफ ऐसे जमा करती हुई चलती है। कि पानी का जो बहाव है कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो वो अपने साथ मिट्टी को इधर उधर जमा कर देता है। जब मिट्टी इधर उधर जमा हो जाती है और नदी आगे निकल जाती है तो जो ये मैदान बनता है इसको क्या कहेंगे? हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। और जो बाढ़ का मैदान होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। जो खादर होता है ये होता है हमारा नवीन जलोढ़, और जो बांगर होता है ये हमारा होता है पुरानी जलोढ़। देखिए, जो ये बाढ़ का मैदानी क्षेत्र होता है इसमें दो
भाग होते हैं, खादर और बांगर। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही थी, इसने जो सबसे पहले जो जमाव किया वो हमारी पुरानी जलोढ़ के रूप में जानी जाएगी, पुरानी जलोढ़ हो गई। फिर दोबारा नदी ने क्या किया, इसी मृदा के ऊपर दूसरा जमाव कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नवीन जलोढ़ कहेंगे, क्योंकि वो नवीन मृदा है तो उसको हम नवीन जलोढ़ मृदा के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, देखिए मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही थी, प्रवाहित हो रही है, इसके साथ जो भी मलबा होता है उसको ये अपने यहाँ किनारे पे जमा कर देती है दोनों तरफ। और जब ये किनारे पे जब जमा कर देती है और यहाँ पे ऊंचा एक वो बन जाता है, टीला टाइप का बन जाता है दोनों साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक हमारे तटबंध। देखिए जैसे प्रवाहित होने वाली नदी क्या करे, जब अपने साथ मलबे को किनारे के ऊपर निक्षेपित कर दे और वो हमें एक तटबंध की तरह नजर आए, आकृति बने, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने पानी बिखेरा, पानी मतलब इन द सेंस, देखिए आपने पाइप, खेतों में देखा होगा ना आप लोगों ने, पाइप से हम पानी देते हैं, पाइप से जब पानी छोड़ा तो दोनों साइड जो है एक तरीके से इस तरीके की ऊंची ऊंची संरचना बन जाती है, बीच में से पानी बहने लग जाता है, अपने आप ही रास्ता बनाता है पानी, और दोनों साइड इधर मिट्टी का जमा हो गया, इधर मिट्टी का जमा हो गया, और वो टीले के रूप में हमें दिखाई देने लगे, मतलब दोनों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता, बीच से रास्ता निकाल लिया हो। तो जो ये संरचना बनती है इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई कि प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं। जब कोई नदी अपने साथ जो अवसाद लाती है उसको किनारे पर जमाव करते हुए चलते, और वो जमाव इतना ऊंचा हो जाता है कि वो हमें तटबंध के रूप में दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कितनी चीज़ों की बात कर ली है, देखिए सबसे पहले हमने बात करी जलोढ़ शंकु। शंकु क्या थे, जब शंकु के आकार में नदी निक्षेपण कर रहे थे तो शंकु, और जब यही शंकु विस्तृत रूप में मिले तो उनको हम जलोढ़ पंख कहेंगे। जब नदी कंकड़ पत्थरों में लुप्त हो जाती है तो भाबर, और जब हमें मैदानी क्षेत्र में दिखाई देने लगे तो वो हमारी तराई प्रदेश होगा। ठीक, उसके बाद हमने बाढ़ के मैदान की बात करी थी कि जब नदी जाती है तो वो अपने साथ जो अवसाद होता है उसको दोनों तरफ जमाव कर देती है, और जब उसका दूर तक फैलाव हो जाता है तो वो जब नदी आगे निकल जाती है तो उसको हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, और इस जो बाढ़ का मैदान है इसमें दो क्षेत्र, खादर और बांगर। खादर मतलब नवीन जलोढ़ और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़। जो सबसे पहले जो जमाव हुआ वो बांगर प्रदेश का, और जो नवीन जो जलोढ़ का जो मैदान बना वो हमारा खादर प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट हमने बात करी इसमें प्राकृतिक तटबंध की। प्राकृतिक तटबंध में ये था कि नदी जो है अपने किनारे पर तटबंध के रूप में काम करती है, मतलब इतना जमाव कर देती है कि वो तटबंध के रूप में ऐसे ऊपर उठे हुए भाग के रूप में ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ जो है बाढ़ के रूप में उसको लगा दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तटबंध। तो अभी तक जितनी भी इस्तेलाह करती हैं हमने देखी, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब हम बात करेंगे इसमें हमारे डेल्टा की। जब नदी लास्ट में गिरती है तो वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा, जब नदी सागर में गिरती है, मान लीजिए ये कोई नदी है जो सागर में गिर रही है, जब वो सागर में गिरती है उससे पहले वो कई शाखाओं में बट जाती है। जब वो कई शाखाओं में बट जाती है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, क्योंकि वो जिसने जिसने जितनी शाखाओं में बटेगी उसी तरीके की इस्तेलाह करती सागर के अंदर बनाएगी, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। जब नदी जो होती है ताज़ा जल, जब नदी, क्योंकि नदी जो है वो फ्रेश वाटर लाती है, नदी का जो जल होता है वो फ्रेश वाटर होता है, समुद्र का जल क्योंकि खारा होता है क्योंकि उसमें लवणीय तत्व तो अधिक होते हैं। जब ये ताज़ा जल और सागर का जल मिलकर मध्यम जल लवणीय जल का निर्माण करते हैं तो उसको हम ब्रेफिक कहते हैं। देखिए एक नदी आ रही है, नदी है बहुत सारे भागों में ऐसे बट गई, तो इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा।
जब ये नदी, अब क्योंकि नदी का पानी जो होता है वो ताज़ा जल होता है, हमारा बारिश का पानी भी बहुत फ्रेश वाटर होता है, जो आप लोग ये मिनरल वाटर पीते हो ना उससे भी अच्छा पानी होता है हमारा बारिश का। बस ये है कि हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से आज तक ना पढ़ा है ना देखा है, तो हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो हमारा बारिश का पानी होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है। इसी तरीके से नदियों का जल भी बहुत प्योर माना जाता है, इसलिए तो कहते हैं कि गंगा पवित्र नदी है और इस तरीके नदियों को सम्मान करना चाहिए, नदियों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नदी का जो पानी होता है वो सबसे फ्रेश वाटर माना जाता है। अब देखिए, क्योंकि नदी का जल ताज़ा जल है और जो समुद्र है, मान लीजिए जहाँ पर ये गिरेगी, जो समुद्र है, समुद्र का जल पता है आपको कि कैसा होता है, लवणीय होता है, खारा होता है। जब ये ताज़ा जल और लवणीय जल आपस में मिलते हैं तो क्या बनेंगे, कम लवणीय क्षेत्र बन जाएगा, कम लवणीय जल बनेगा। और जो ये कम लवणीय जल है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेफिस कहते हैं। ये एक साइंटिफिक नाम है इनका, जो हमारे भूगोलविद्ता जो ज्योग्राफी के अंदर टर्म यूज होता है। ठीक, ये जो जल होता है कम लवणीय ब्रेशिक जल, ये हमारी मैंग्रोव वनस्पति के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। डेल्टा के प्रकारों की अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा चापाकार डेल्टा और अंगुलियाकार डेल्टा। देखिए, जो चापाकार डेल्टा है हमारा, वो देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा चापाकार डेल्टा, मतलब सागर की ओर जो निकला हुआ डेल्टा होता है वो चाप के रूप में जब हमें दिखाई देते तो उसका हम चापाकार डेल्टा कहते हैं। जैसे मिस्र की नील नदी के द्वारा, जो नील नदी है उसके द्वारा चापाकार डेल्टा बनाया जाता है। अंगुलियाकार डेल्टा मतलब ऐसे उंगली की शेप में जब होता है तो उसको हम अंगुलियाकार डेल्टा बोलते हैं। जैसे मिसिसिपी नदी डेल्टा अंगुलियाकार डेल्टा कहलाता है। चापाकार डेल्टा मतलब चाप या धनुष या मतलब आर्क के रूप में जब हमें दिखाई देने लगे यूं, तो वो चापाकार डेल्टा। जब ये नदी का जो जल है जब इसमें सागर में गिर रहा है तो जब ये जो संरचना बनती है इसके रूप है ये। जब चापाकार का मतलब चाप के रूप में, अंगुलियाकार मतलब उंगली के रूप के आकार में ये फैला हुआ होता है। जैसे मिस्र की नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी नदी डेल्टा अंगुलियाकार डेल्टा है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है हमारा वर्धमान डेल्टा। वर्धमान डेल्टा देखिए, वर्धमान डेल्टा देखिए, इसमें क्या होता है कि सागर की ओर जो आगे बढ़ा हुआ जो भाग होता है ना उसको वर्धमान डेल्टा कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है और ये सागर है, ये नदी का जो जल है जब यहाँ तक पहुंचा हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो जो ये जो सागर के अंदर जो गया हुआ जो भाग हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा वर्धमान डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा पालीयुक्त या फिर रुंडित डेल्टा। रुंडित डेल्टा देखिए, रुंडित डेल्टा क्या होता है कि जब सागर ये लहरों के प्रहार के द्वारा क्या हुआ कि जो डेल्टा पहले से बना हुआ है वो टूट जाए या फिर वो विकृत हो जाए तो उसको हम रुंडित डेल्टा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी थी और ये सागर में अपना जल गिरा रही है, यहाँ हमें देखा कि ये जो है अंगुलियाकार डेल्टा बन रहा था, एकदम सागर की लहरें आई और इसको तोड़ दिया और इस तरीके की संरचना इसमें अब दिखाई देने लगी। तो इस वाले जो संरचना है उसको हम क्या कहेंगे, रुंडित डेल्टा। ठीक, देखिए अभी तक जो हम डेल्टा की बात कर रहे थे, डेल्टा की में हमने देखा था कि डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाए और फिर अपना जल जो है किस में डाले, सागर में डाले, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। फिर हमने बात की कि वो ताज़ा जल होता है नदी का और जो सागर होता है उसका हमारा लवणीय जल होता है, जब दोनों मिलते हैं तो उसको हम ब्रेकफ्रिक जल कहते हैं। ठीक है भाई, अब जो नेक्स्ट हमने इसमें बात करी डेल्टा में, चापाकार डेल्टा और अंगुलियाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा जो चाप या आर्क के रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा,
अंगुलियाकार जो अब अंगुली की शेप में होता है, तो जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, ये देखिए 5 उंगलियां हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, अंगुलियाकार। जैसे मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है, वो नदी जो डेल्टा बनाती है वो अंगुलियाकार डेल्टा बनाती है। वर्धमान डेल्टा में क्या होता है कि जब नदी जो है सागर में जब अपना जल डालती है और ये वाला भाग जब दिखाई देता है, उसको हम वर्धमान डेल्टा कहते हैं। रुंडित डेल्टा, मान लीजिए कि ये कोई भी चापाकार या फिर अंगुलियाकार डेल्टा था, वो तेज लहरें आई और इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो ये इस प्रकार की संरचना में हमें दिखाई देने लगा, तो इसको हमने क्या कह दिया, रुंडित डेल्टा। तो ये जो डेल्टा वाला जो टॉपिक था, ठीक, और इससे जो है आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ पढ़ ली और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ पढ़ ली। जो ये नदी के द्वारा जो निर्मित थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे हम पवनों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा जो मरुस्थल में जितनी स्थलाकृतियाँ बनती है उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। अभी तक हमने नदियों के द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों को देखा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कोई हेजिटेशन मत रखना, डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ भी रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग रेगुलर अपनी क्लासेस को देख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। कल थोड़ा सा लेट हो गया था, PDF नहीं मिला था, मैं शायद मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, तो बच्चे ने याद भी दिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी अवेयर रहिए सब लोग, और अपनी जो घर पे बैठ के जो आप लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है और पता नहीं कब ख़त्म होगा, ठीक, जब भी ख़त्म हो लेकिन हम लोग अपनी तैयारी तो पूरी रखें ना। तो आप लोग भी अपने घर पे रह के अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प हो या फिर किसी भी प्रकार की नोट्स रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।